Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing great and doing well for your NORCET preparation. So today's BTR, that is Buri Tara Rato, topic 1 for foundation of nursing, that is important. Okay, कि foundation of nursing में ऐसे कौन कौन से topic है that should be like on tip of tongue. ओके सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन हम बताते हैं फ्यूमिगेशन के बारे में. देखो फ्यूमिगेशन के बारे में वो क्या पूछते हैं. फ्यूमिगेशन के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्यूमिगेशन किस चीज़ से करते हैं. सो इकोशील्ड, आपको नाम याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर द नेम. दैट इज पहले हम किससे करते थे, फॉर्मेलिन से करते थे, बट अब नहीं करते हैं. अब किससे करते हैं, इकोशील्ड से करते हैं या फिर बेसिशील्ड से करते हैं. क्यों? बिकॉज दिस इज नॉन टॉक्सिक, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है. ठीक है. इकोशील्ड और बेसिशील्ड का अगर कंटेंट पूछेगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, सो इसमें होता है 11% हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड 0.01% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ठीक है ना. 11% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है एंड 0.01% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है. एंड हमें फ्यूमिगेशन के लिए या यू कैन से फॉगिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 20% हम यूज़ करते हैं. 20% इकोशील्ड लेते हैं, 20% फॉर फॉगिंग. ठीक है ना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि फॉगिंग का टाइम कितना होता है, 1 आवर होता है. हाफ एन आवर के लिए हम मशीन को रन करके विंडो वगैरह क्लोज करके रखते हैं एंड हाफ एन आवर के लिए हम वेस्ट डोर को क्लोज करते हैं एंड आफ्टर 1 आवर हम ओपन करते हैं. पूरा जो रूम है वो पूरा का पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है. ठीक है ना. सो आपको जस्ट ये याद करना है, फ्यूमिगेशन, इकोशील्ड, बेसिशील्ड, ये कंटेंट क्या है, 20% फॉगिंग, 1 आवर, हाफ एन आवर मशीन रन होती है और हाफ एन आवर जो है क्या होता है हमारा, जो डोर को हम क्लोज करके रखते हैं. ठीक है ना. ये हो गया. कमिंग टू सेकेंड टॉपिक, ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं देखना है, बस इतना इनफ है. ठीक है. कमिंग टू हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज द लीवर बायोप्सी पोजीशन. पोजीशन से ये क्वेश्चन आता है लीवर बायोप्सी का. सो लीवर बायोप्सी पोजीशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर. सो अगर हम ड्यूरिंग की बात करें, सो ड्यूरिंग कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, सुपाइन पोजीशन होना चाहिए. देखो लीवर हमारा राइट साइड लोकेटेड होता है तो सुपाइन पोजीशन होगा. जो हमारा राइट हैंड है वो एलिवेटेड रहेगा सो दैट ये पार्ट है एक्सपोज हो. ठीक है ना. सो ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी, ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी पोजीशन क्या होना चाहिए, सुपाइन होना चाहिए. एंड पेशेंट्स राइट हैंड अंडर द हेड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है ना. ये होगा. एंड नीडल कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, 7th to 9th इंटरकोस्टल स्पेस, 7th to 9th इंटरकोस्टल स्पेस बिटवीन एंटीरियर मिड क्लेविकुलर लाइन पे हम इंसर्ट करेंगे नीडल. ठीक है. दिस इज द ड्यूरिंग पोजीशन. आफ्टर लीवर बायोप्सी कौन सी पोजीशन देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर लीवर बायोप्सी हमें पोजीशन देनी है राइट लेटरल पोजीशन और राइट डेक्यूबिटस पोजीशन. एंड जो स्मॉल पिलो या फिर सैंड बैग हमें जहाँ पे हमने नीडल पंक्चर किया था उस साइड पे लगाना है. ठीक है ना. रोल ब्लैंकेट कुछ भी. क्यों? टू प्रिवेंट ब्लीडिंग. एंड मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो भी क्या होता है, ब्लीडिंग होता है. ठीक है ना. सो ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर लीवर बायोप्सी. ठीक है. ये आपको इतना याद करना है. उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द यूरिन कलेक्शन. यूरिन कलेक्शन कैसे करते हैं ये भी, क्योंकि बेसिकली जो हमारा नॉर्सेट मेंस में क्लिनिकल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. सो क्लिनिकल में हमारा ये पूछ सकते हैं कि हमें फॉलीज कैथेटर से हम यूरिन कैसे कलेक्ट करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी आ भी रखा है. देखो अगर पेशेंट अवॉइडिंग सेल्फ है, खुद से यूरिन पास करता है तो उसको तो हम जस्ट बोल देंगे कि आपको मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करना है फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, है ना. बट अगर पेशेंट को फॉलीज लगा हुआ है तो हम कैसे करेंगे. सो यू ऑलरेडी नो दिस इज द फॉलीज कैथेटर. दिस इज अ फॉलीज कैथेटर. ठीक है. पेशेंट को फॉलीज लगा है तो हम यूरिन को कैसे कलेक्ट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देखो दिस इज द यूरो बैग एंड इट इज कनेक्टेड विद दिस पोर्ट से कनेक्टेड होगा. यहाँ पे यूरिन आके कलेक्ट होगा. ठीक है. हमें क्या करना है, हमें फॉर कल्चर के लिए हमें यूरिन कलेक्ट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट बाइफर्केशन. ये जो आपको जो बाइफर्केशन दिख रहा है ना, इसके जस्ट यहाँ पे जो ट्यूबिंग होगा यहाँ पे हमें क्लैम्प करना है. क्यों क्लैम्प करना है, ऑफ कोर्स सो दैट यूरिन कलेक्ट होगा तभी तो आप उसमें सैंपल ले पाओगे, है ना. हमें स्टोर्ड यूरिन नहीं लेना जो ऑलरेडी बैग में है या फिर ट्यूबिंग में है, वो यूरिन नहीं लेना है क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा, एरर आएगा. ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव आएगा. सो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन सी एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है. सो हमें सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू क्लैम्प जस्ट अबव द बाइफर्केशन फॉर लाइक 15 to 30 मिनट्स. पहले हमें क्या करना है, क्लैम्प करना है. क्लैम्प कर दिया. उसके बाद आफ्टर 15 to 30 मिनट्स के बाद हमें क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज, यहाँ पे तो हमने स्टेराइल वाटर फिल किया होगा, है ना. यहाँ पे हमने स्टेराइल वाटर फिल किया होगा.
तो इस साइड नहीं, हमें इस साइड, दिस साइड, ये जो यूरोबैक का जो लेटरल साइड है ना, यहाँ पे जस्ट अबव द बाइफर्केशन, ये दिख रहा है आपको, ये बाइफर्केशन जो है, ये जो आपको बाइफर्केशन दिख रहा है, यहाँ के जस्ट लेटरल साइड पे हमें क्या करना है, हमें नीडल से पंक्चर करना है ना, नीडल डालना है और यूरिन को एस्पिरेट करना है। बाई एस्पिरेशन मेथड हमें यूरिन को कलेक्ट करना है, क्योंकि ये कौन सी है, ये हमारे रबर की फॉलिज होती है। तो आप अगर नीडल से पंक्चर करोगे ना, तो यूरिन लीक नहीं होती है, वो सेल्फ लाइक प्रॉपर सील हो जाता है, आफ्टर लाइक पंक्चर करने के बाद भी सील हो जाता है। सो जस्ट बाइफर्केशन के जस्ट अबव हमें पहले क्या करना है, पहले हमें स्प्रिट स्वैब से या 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्वैब से हमें पहले क्लीन करना है फॉर 10 to 15 सेकेंड, लेट इट ड्राई फॉर 10 to 15 सेकेंड, देन कलेक्ट द यूरिन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट बाई एस्पिरेशन मेथड। साइड पता चल गया आपको कहाँ पे करना है, सो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बंडल्स। बंडल्स हमारे बहुत सारे बंडल्स होते हैं, जैसे कि हमारा कॉटी बंडल है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बंडल। जो पेशेंट अगर फॉलीज पे होते हैं तो उसमें हम कॉटी बंडल फॉलो करते हैं, CAUTI कॉटी बंडल। अगर किसी पेशेंट का सेंट्रल लाइन होता है तो हम क्लेप्सी बोलते हैं, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बंडल होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो कौन सा बंडल होता है, वैप बंडल होता है। कौन सा बंडल होता है, वैप बंडल होता है। एंड वैप बंडल का कंपोजिशन पूछते हैं कि वैप में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है। सो वैप बंडल की अगर हम बात करें, सो वैप बंडल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, ये एग्जाम में आता है। सो वैप में हमारा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। सबसे पहले है एलिवेशन ऑफ हेड। क्या है, एलिवेशन ऑफ हेड। एलिवेशन ऑफ हेड, हेड को एलिवेट करके रखना है, प्रॉपर सक्शनिंग करनी है ना, सबग्लोटिक और एपिग्लोटिक हमें सक्शनिंग करनी है, प्रॉपर सक्शनिंग करती है। ठीक है ना, सक्शनिंग करनी है। DVT प्रोफाइलेक्सिस होना चाहिए, DVT प्रोफाइलेक्सिस होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो है वो बेड रिडन है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। सो टू प्रिवेंट दैट वी हैव टू गिव द DVT प्रोफाइलेक्सिस। इसके लिए हम दो चीज़ें देते हैं, हम क्या देते हैं, हम सबक्यूटेनियस हम हिपैरिन देते हैं, सबक्यूटेनियस हम क्या देते हैं, उसको क्लेक्सिन बोलते हैं, क्लेक्सिन जो बोलते हैं, सबक्यूटेनियस क्लेक्सिन देते हैं। और सेकंड थिंग हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम अपने सुना है ना, अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को सब सिक्वेंशियल डिकम्प्रेशन थेरेपी देते हैं, है ना, लेग में वो लगाते हैं, सो प्रॉपर लेग इन्फ्लेट डिफ्लेट होता रहे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस भी देना होता है, पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस, पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस। इसमें हम क्या देते हैं, पेशेंट को इंजेक्शन पेंटोप देते हैं एंड ओरल केयर देते हैं, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ब्रश नहीं कर पाएगा तो ओरल इन्फेक्शन हो सकता है, सो ओरल केयर देते हैं। ठीक है ना, एंड डेली सेडेशन वेकेशन करते हैं। सेडेशन वेकेशन का मतलब क्या है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आप खुद सोचो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, कितना ज़्यादा डिफिकल्ट, लाइक आपके मुंह में कोई ट्यूब डाल दे कैसा लगेगा, एंड पेशेंट कॉन्शियस होगा तो कैसा लगेगा। तो पेशेंट फिर क्या करने लगता है, ट्यूब के साथ ट्यूब बाइट करेगा और वेंटिलेटर के साथ फाइट करने लगता है। सो टू प्रिवेंट दैट हम क्या करते हैं, पेशेंट को सिडेट करके रखते हैं। बट डेली हमें सिडेशन को असेस करना होता है कि कम करना है, ज़्यादा करना है या स्टॉप करना है। सो दैट इज नोन एज सिडेशन वेकेशन करते हैं। ठीक है ना, सो एलिवेशन ऑफ द बेड, प्रॉपर सक्शनिंग, DVT प्रोफाइलेक्सिस, पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस, ओरल केयर एंड सिडेशन, डेली सिडेशन वेकेशन, है ना, ये हमारा इंक्लूडेड है किसके अंदर, ये हमारा इंक्लूडेड है वेब बंडल के अंदर। ठीक है ना, सो ये आपको वेब बंडल याद करना है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी से MCQ आता है कि प्रायोरिटी पूछ लेते हैं कि कहीं आग लगी है, लेट सपोज कोई वार्ड है वहाँ पे आग लगी है, तो आप क्या करोगे पहले, है ना। सो आप क्या करोगे पहले, यू हैव टू डू रेस। देखो जब आग लगती है तो हम क्या करते हैं, रेस करते हैं, भागते हैं। सो हमें रेस करना है। रेस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वी हैव टू रेस्क्यू द क्लाइंट। वहाँ पे लोगों जितना पॉसिबल हो सके लोगों को पहले हटाना है वहाँ से, है ना, जो पेशेंट है, जो लोग हैं, सबको हटाना है। ठीक है ना, उसके बाद वी हैव टू एक्टिवेट द अलार्म, जो फायर अलार्म है उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है ना, उसके बाद सी क्या करना है, हमें कन्फाइन करना है, जो विंडो वगैरह हो गया, डोर वगैरह हो गया, उसको क्लोज करना है ना। सो सी इज द कन्फाइन करना है हमें फायर को, एंड ई इज द एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक है ना, सो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे एक्सटिंग्विश करना है। ठीक है ना, सो रेस्क्यू करना है, देन आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है, फायर को कन्फाइन करना है, एंड देन एक्सटिंग्विश द फायर करना है। ठीक है ना, एंड सेकंड आता है क्वेश्चन की, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो हर जगह लगे होते हैं बस में, एवरीवेयर यू सी कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ रहता है। सो फायर एक्सटिंग्विशर जो लगे होते हैं उसको कैसे हमें यूज़ करना है, सो उसको यूज़ करने का जो निमोनिक है, दैट इज द पास। क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू पुल द पिन लगा होता है उसको
पिन को पुल करना होता है। उसके बाद जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे फायर लगा वहाँ पे ऐसे एम करना होता है एंड फायर जो हैंडल होता है ना उसको स्क्वीज करनी होती है, स्क्वीज करके स्विप करनी होती है। सो दैट इज द पास। पुल करना है, एम एट द फायर, स्क्वीज करना है और स्वीप करना है, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए फायर के बारे में। एंड द सेकेंड थिंग कि आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो, राइट। सो नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो, सो ऑफकोर्स कभी लाइक दिस इज वेरी कॉमन कि क्या होता है कि हमें काम करते करते हमें निडल हमारे लग जाते हैं, दैट इज नोन एज निडल स्टिक इंजरी, है ना। सो निडल स्टिक इंजरी हो गई तो आप क्या करोगे, यू शुड नो ना कि आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर बन के आने वाले हो कुछ टाइम के बाद। तो अगर आपको निडल स्टिक लग गई तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे। तो जैसे ही निडल स्टिक लगती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वी हैव टू स्टॉप द प्रोसीजर। कुछ भी जो भी आप कर रहे हो, एनी प्रोसीजर आप जो भी कर रहे हो, यू हैव टू स्टॉप द प्रोसीजर एंड यू हैव टू वॉश योर फिंगर्स और हैंड जहाँ पे भी लगी है अंडर रनिंग वाटर। अंडर रनिंग वाटर आपको अपना हाथ को धोना है, ठीक है, धोना है। स्क्वीज नहीं करना या फिर सक नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू वॉश अंडर द रनिंग वाटर। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाके इन्फॉर्म करना है, ठीक है। जो भी लाइक कहीं पे इंचार्ज होते हैं, कहीं पे कोई फिजिशियंस होते हैं, है ना, लाइक हर सारे हॉस्पिटल्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो वहाँ पे इन्फॉर्म करना है। द मेन थिंग आपको क्या याद करना है, यू हैव टू स्टॉप द प्रोसीजर, यू हैव टू वॉश दैट एरिया अंडर रनिंग वाटर एंड देन यू हैव टू लाइक इन्फॉर्म एंड लाइक उसके बाद जो भी लाइक हमारा जो सोर्स डिटेल्स है, लाइक जहाँ जिस निडल से आपको स्टिक इंजरी हुई है वो निडल को कलेक्ट करना है, उसको भेजना है फॉर सैंपल वगैरह के लिए। सो वो सारा कुछ चलता रहेगा, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग इज दैट, हाँ ये क्या हमारा पंक्चर प्रूफ कंटेनर है जिसमें हम निडल को डिस्कार्ड करते हैं। दिस वन इज द पंक्चर प्रूफ कंटेनर जिसमें हम निडल को डिस्कार्ड करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कितना फिल होगा तो हम इसको हटाना होता है, लाइक ये वार्ड में लगे होते हैं, कितना फिल हो जाएगा तो हम इसको लाइक दूसरा इसकी जगह रिप्लेस करेंगे। सो 3/4 ये फुल होगा तो इसको हटाना है, ऐसे नहीं एकदम फुल हो गया तो हटाएंगे या फिर हाफ हो गया या फिर यहाँ हो गया। आंसर क्या क्या देना है आपको, 3/4 अगर फुल हो गया तो इसको हमें रिप्लेस करना है दूसरे कंटेनर से, ठीक है ना। ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा निडल स्टिक इंजरी होती है, सो हम क्या करते हैं, वी गिव पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ HIV, है ना। HIV के लिए हम क्या देते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, जिसमें हम क्या देते हैं, हम देते हैं TLD, मतलब टीनोफोविर, लेमिवोडिन एंड डोलूटिग्रेविर, ठीक है ना। टीनोफोविर, लेमिवोडिन एंड डोलूटिग्रेविर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से याद रखना। सो टीनोफोविर कितना देते हैं, 300 mg, लेमिवोडिन कितना देते हैं, 300 mg एंड डोलूटिग्रेविर कितना देते हैं, 50 mg देते हैं। ये जैसे कि हमारा ATT का एक फिक्स डोज कॉम्पोजिशन का एक ड्रग्स आता है ना, वैसे ही TLD का भी फिक्स डोज कॉम्पोजिशन का एक टैबलेट आता है, उसमें ये सारा कंटेंट होता है। TLD होते हैं 300, 350 एंड उसको हमें 1 टैबलेट वंस डेली लेना है फॉर 28 डेज, मतलब OD लेना है फॉर 28 डेज तक। एंड ये कब स्टार्ट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये स्टार्ट करना है फर्स्ट डोज आइडियली विद इन 2 आवर्स में स्टार्ट हो जाना चाहिए। एंड लाइक अगर 2 आवर्स में नहीं हो तो विद इन 72 आवर्स में आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। बट प्रेफर है कि आप विद इन 2 आवर्स में स्टार्ट कर दो, बट अप टू 72 आवर्स आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपको याद करना है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर HIV इन केस ऑफ निडल स्टिक इंजरी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या हेपेटाइटिस C के लिए हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, सो आंसर इज नो, है ना। ये MCQ आ रखा था कभी। सो नो नीड फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर हेपेटाइटिस C, ओनली गैस्ट्रो OPD में विद इन 10 डेज में हमें दिखाने होते हैं, ठीक है ना। बट हेपेटाइटिस B के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होता है, ठीक है। एंड अगर निडल स्टिक इंजरी होती है ना, तो हम इंजेक्शन TD भी देते हैं, टेटनस का इंजेक्शन भी देते हैं, 0.5 ml IM देते हैं, सिंगल डोज देते हैं, बूस्टर जस्ट सिंगल डोज बूस्टर देते हैं। इफ नॉट हैड टेटनस शॉट विद इन पास्ट 10 ईयर्स, है ना, अगर पिछले 10 साल में अगर नहीं लगा तो हम जस्ट सिंगल बूस्टर डोज देते हैं 0.5 ml TD का IM, ठीक है। सो हमने पढ़ लिया HIV का, हमने पढ़ लिया टेटनस का, हेपेटाइटिस C का नहीं देते हैं। और हेपेटाइटिस B का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं डिपेंड ऑन द कंडीशन। अगर जिसको लगी है, अगर वो अनवैक्सीनेटेड है, उसको कभी भी हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगी ही नहीं है, सो इन दैट केस हम सबसे पहले उसको देते हैं हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोब्यूलिन। हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोब्यूलिन देते हैं फॉर 1 डोज देते हैं जस्ट, एंड देन हेपेटाइटिस B की वैक्सीन सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना।
जो कि हमारे फर्स्ट डोज होता है, देन 1 मंथ पे होता है, देन 6 मंथ पे होता है, यही होता है ना हमारे हेपेटाइटिस बी की सीरीज। सो वो स्टार्ट करते हैं। बट अगर कोई वैक्सीनेटेड है एंड एंटी एचबीएस चेक करते हैं, एंटी एचबीएस अगर लेस देन 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट होता है, या फिर पता ही नहीं है कि उसका इसका जो एंटी एचबीएस है वो कितना है, तो इन दैट केस हम क्या देते हैं, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन 1 डोज देते हैं एंड इनिशिएट द कंप्लीट रीवैक्सीनेशन सीरीज। ठीक है ना। सो अनवैक्सीनेटेड हो या फिर वैक्सीनेटेड हो, उसका जो एच बी एस जो हमारा एच बी एस एंटी एच बी एस जो है वो लेस देन 10 हो, या फिर पता ही नहीं हो कि उसका एंटी एच बी एस कितना है, सो इन बोथ केसेस हमें हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देना है एंड हमें वैक्सीनेशन अगेन स्टार्ट करना है। ठीक है ना। बट अगर क्लाइंट जो है वो वैक्सीनेटेड हो और एंटी एच बी एस मोर देन 1000 इंटरनेशनल पर एम एल हो, तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत है, ना ही वैक्सीन की ज़रूरत है। ठीक है ना। बट अगर कोई है कि वो जस्ट वैक्सीनेशन के अंडर में, जैसे कि उसको फर्स्ट डोज लग गया है, 1 मंथ वाला डोज लग गया है और 6 मंथ वाला डोज लगना था, मतलब कि अंडर गोइंग वैक्सीनेशन पे है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे 1 डोज एंड कंप्लीट द वैक्सीनेशन सीरीज जस्ट, है ना। सो आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर पेशेंट, अगर जो जिसको लगी है, निडल स्टिक इंजरी हुई है, अगर वो वैक्सीनेटेड है एंड उसका एंटी एच बी एस मोर देन 1000 है, तो उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो ये हो गया आपका, ठीक है, निडल स्टिक इंजरी वाली। उसके बाद है वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग की स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है ना। स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में कुछ ज़्यादा याद नहीं आपको करना है, आपको बस एक चीज़ याद करना है जो कि पूछते हैं एग्जाम में, डेट इज़ जब अगर जैसे कि एच आई वी का ब्लड स्पिल हो गया, या फिर कोविड-19 आपने सुना होगा, किसी का भी अगर ब्लड स्पिल हो जाता है, तो स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में हमेशा हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। देखो एग्जाम में ना 0.1% लिखा हो जाता है, कभी 2% लिख देते हैं, कभी 4% लिख देते हैं, बट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ओनली 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एंड दैट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वो यूज़ करते हैं फॉर स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। तो आपको ये चीज़ याद रखना है स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में। ठीक है ना। उसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज एनजी इंट्यूबेशन। सो एनजी इंट्यूबेशन में ये पूछते हैं एग्जाम में कि हमें कैसे मेजर करना है, लाइक एडल्ट में कैसे मेजर करना है और बच्चों में कैसे मेजर करना है। सो एडल्ट में कैसे मेजर करना है, यू हैव टू रिमेंबर नेक्स्ट, एंड फॉर बच्चे के लिए यू हैव टू रिमेंबर द नीम। ठीक है ना। सबसे पहले पोजीशन आपको पता है, हम सेमी फॉलर पोजीशन में, पेशेंट सेमी फॉलर पोजीशन में लेटा होता है या फिर फॉलर पोजीशन में लेटा होता है, उसमें हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। कैसा दिखता है वो भी देख लो आप, ये रहा हमारा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये रहा हमारा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, दिस इज ऑल्सो द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है ना। सो अगर हम कैसे हम मेजर करते हैं, सबसे पहले हम नोज टू ईयर लो, देन जिफॉइड प्रोसेस, दैट इज नेक्स्ट नोज टू ईयर लो टू जिफॉइड प्रोसेस। ये हमारा एडल्ट का हो गया। बच्चों की अगर हम बात करें, छोटे बच्चों को, तो नीमू याद करना। नीमू में क्या है, नीमू में नोज टू ईयर लो टू मिड ऑफ जो अम्बिलिकस और जिफॉइड का जो मिड होता है उसके बीच में, है ना। सो नोज टू ईयर लो टू मिड ऑफ अम्बिलिकस एंड जिफॉइड का जो मिड है वहां तक हम मेजर करते हैं एंड देन हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है। सो ये आपको याद करना था, या देखो ये पोजीशन आपको दिख गई। ठीक है ना। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको कंफर्मेशन, कि कैसे कंफर्म करना है, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम, है ना। सो एनजी ट्यूब प्लेसमेंट कंफर्मेशन मेथड, कैसे कैसे हम कंफर्म करते हैं। सो सबसे पहले द फर्स्ट इज द एस्पिरेट द स्टमक कंटेंट, है ना। हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला, तो हम जो भी है उसको हम एस्पिरेट करेंगे, एंड उसको हम एस्पिरेट करेंगे तो स्टमक कंटेंट आएगा, तो दिख जाएगा कि ये स्टमक का कंटेंट है। ठीक है ना। उसके बाद ये है फर्स्ट, बट इतना रिलायबल नहीं है। सेकंड क्या है, चेक द पीएच ऑफ एस्पिरेट। जो भी हमने एस्पिरेट निकाला है उसको हम पीएच चेक करेंगे कि ये एसिडिक है, एसिडिक होगा तो ऑफकोर्स ये हमारा स्टमक वाला कंटेंट है। थर्ड हमारा है वुश टेस्ट। वुश टेस्ट में हम क्या करते हैं, 10 to 30 ml ऑफ एयर जो है वो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में हम पुश करते हैं और ऑस्कल्टेट करते हैं, जिफॉइड पे रख के वो साउंड का ऑस्कल्टेट करते हैं कि वो वुश साउंड हुआ कि नहीं हुआ, है ना, वुश टेस्ट बोलते हैं जिसको। एंड फोर्थ हमारा है एब्डोमिनल एक्सरे।
ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे कि मोस्ट लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड और मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है, सो एक्सरे, ऑफ कोर्स एक्सरे। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होता है ना, दिस इज द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, इसमें एक रेडियो ओपिक लाइन होती है, ये आपको दिख रही है ग्रीन ग्रीन कलर की लाइन है ना, पतली सी, ये क्या है, रेडियो ओपिक लाइन है। तो जब ये जाएगा एंड आप एक्सरे कराओगे तो आपको ये लाइन दिखेगी, तो पता चलेगा ये कहाँ पे है, लंग्स में चला गया, ब्रोंकस में चला गया, कहाँ चला गया, आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है ना। सो ये हो गया। उसके बाद हमारा है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको क्या करना है, दैट इज द वेरी लाइक एडवांस टॉपिक, बट उसमें आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो हम एडल्ट होते हैं, यंगर एडल्ट होता है, उसमें 60% ऑफ फ्लूइड होता है टोटल बॉडी वेट का। लाइक टोटल जो बॉडी वेट है, लेट सपोज 70 केजी का कोई एडल्ट है, 70 केजी का कोई एडल्ट है, उस 70 केजी में जो 60% क्या होगा, हमारा फ्लूइड होगा, ठीक है। ऐसे ही जो ओल्डर लोग होते हैं, जो ओल्डर होते हैं, उनमें 55% फ्लूइड होता है ऑफ टोटल बॉडी वेट, एंड जो इन्फेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 80% ऑफ टोटल बॉडी वेट। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके यहाँ से एमसीक्यू पूछते हैं। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट आर एट हायर रिस्क फॉर फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना। सो ये ऐसे एमसीक्यू पूछते हैं कि जो हमारे ओल्डर है और हमारे जो बच्चे हैं, है ना, इन्फेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिस्क, हाई रिस्क फॉर फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। क्यों होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन की वजह से, क्योंकि ओल्डर में 55% है और बच्चों में 80% है, कितना ज़्यादा है ना, एंड लाइक ओल्डर में कम है, बच्चों में ज़्यादा है, ठीक है ना। सो कंपोजिशन की वजह से एंड किडनी की वजह से भी, लाइक जैसे जैसे ओल्डर होते हैं किडनी उतना लाइक फंक्शनिंग थोड़ा कम होते रहता है, एंड इन्फेंट का भी किडनी उतना फंक्शनिंग नहीं होता है इस वजह से, एंड फ्लूइड रेगुलेशन मैकेनिज्म की वजह से जो हमारे ओल्डर और इन्फेंट होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं फॉर फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपको पता चल गया। देन वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एवरी टाइम यहाँ से एमसीक्यू पूछते हैं, दैट इज दिस वन की फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का क्या क्या साइन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइक मतलब जो हमारा जो डिसीजन मेकिंग काइंड जो क्वेश्चंस आएगा, जो प्रायोरिटी बोल दिया या फिर क्लिनिकल बेस्ड, तो उसमें ये ऐसे बीच में करके पूछ लेते हैं, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में क्या प्रॉब्लम होती है एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सो अगर हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की बात करें, सो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में देखो, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की बात करें, सो हमारे हार्ट में क्या प्रॉब्लम होगा, जो हमारा पल्स रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वीक एंड थ्रेडी पल्स होगा और पल्स रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन होगा, डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर एंड डिमिनिश द पेरिफेरल पल्सेज। पेरिफेरल पल्सेज जब आप एसेस करोगे तो वो डिमिनिश मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर बार यहाँ से लाइक ऐसे मिक्स करके पूछ लेते हैं एमसीक्यू, ठीक है ना। सो वीक एंड थ्रेडी पल्स होगा, पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, सीवीपी कम हो जाएगा एंड डिमिनिश पेरिफेरल पल्सेज हो जाएगा। अगर हम अपने लंग्स की बात करें, सो लंग्स में क्या होगा, रेट इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, टेकिपनिया हो जाएगा, डिस्पनिया हो जाएगा। एंड रीनल में अगर हम किडनी की बात करें तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। क्यों? बीपी कम हो रहा है, सेंट्रल वेनस प्रेशर कम हो रहा है, तो ऑफकोर्स कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो ऑफकोर्स यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। सो हार्ट का पता चल गया क्या होगा, लंग्स का भी पता चल गया क्या हो जाएगा, एंड किडनी का भी पता चल गया क्या हो गया। उसके बाद अगर हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करें, स्किन में देखें तो क्या होगा, हमारा स्किन क्या होगा, ड्राई होगा, ड्राई स्किन होगा, स्किन एंड माउथ क्या होगा, ड्राई होगा एंड पुअर टर्गर होगा, जो आप पुअर टर्गर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर लेबोरेटरी की बात करें, तो लेबोरेटरी में सीरम ऑस्मोलेलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। नॉर्मल कितना होता है, 225 टू 295 मिली ऑस्मोलेलिटी पर लीटर नॉर्मल होता है, बट इन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट तो क्या होगा, सीरम ऑस्मोलेलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑफ कोर्स हिमेटोक्रिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हिमेटोक्रिट क्या है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी, परसेंटेज ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया ना इसलिए। सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है, मतलब यूरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सीरम सोडियम इंक्रीज हो जाएगा।
यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड नॉर्मल कितना होता है 1.005 टू 1.030 इज नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.005 टू 1.030 इज नॉर्मल। एंड इन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट जो हमारा यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ का। बट इन फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में क्या होता है, अगर आप हार्ट की बात करो तो क्या होगा, बाउंडिंग पल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, थ्रेडी पल्स था, पल्स क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, है ना। यहाँ पे क्या होगा, पल्स बाउंडिंग पल्स होगा। यू कैन फील लाइक पूरा बाउंड होगा, ठीक है। बीपी बढ़ जाएगा। डिस्टेंडेड नेक वेन्स, जो नेक और हैंड का जो वेन है वो पूरा डिस्टेंडेड हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम क्या है, एक्सेस हो रखा है। सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी है उसमें सेम ही होगा, लाइक जो रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब आप ऑस्कल्टेट करोगे ना लंग्स को, तो आपको क्रैकल्स आपको ऑस्कल्टेट होगा, ठीक है ना। अगर हम रीनल की बात करें तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा अगर किडनी कॉम्पनसेट कर रही है। बट अगर किसी की किडनी कॉम्पनसेट नहीं कर रही है तो यूरिन आउटपुट ऑलरेडी डिक्रीज ही रहेगा, बस एडिमा होता रहेगा, है ना। अगर हम हाँ, पिटिंग एडिमा होगा। इंडिपेंडेंट एरियाज, स्किन कैसी हो जाएगी, पेल हो जाएगी एंड कूल हो जाएगी। उसमें क्या हो रहा था, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में क्या हो रहा था, कूल हो रही थी और स्किन क्या हो रहा है, ड्राई हो रही थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पेल और कूल हो रहा है, ठीक है ना। और जो सीरम ऑस्मोलैलिटी हो गई या फिर सीरम हिमेटोक्रिट हो गया, ब्लड सीरम यूरिया हो गया, सोडियम हो गया, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, सब क्या हो जाएगी, सब डिक्रीज हो जाएगी। सब कुछ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो प्लीज़ ये अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से तो वो लोग बिल्कुल पूछते हैं क्वेश्चंस, दैट इज़ द हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया ईसीजी चेंजेस। देखो, सबको पता है नॉर्मल हमारा पोटेशियम कितना होता है, 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द नॉर्मल पोटेशियम लेवल, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इन आवर ब्लड, ठीक है। बट हाइपोकैलेमिया, अगर पोटेशियम का लेवल 3.5 से कम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया में ईसीजी में क्या क्या चेंजेस मिलता है, सबसे पहले क्या होगा, आपको फ्लैटेंड और इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगा। जो टी वेव आपको दिख रहा है ना, दिस टी वेव क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा या फिर इन्वर्टेड हो जाएगा, है ना। एंड यू वेव क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा। यूजुअली यू वेव प्रेजेंट है बट इट इज नॉट प्रोमिनेंट। बट इन हाइपोकैलेमिया आपको क्या देखने को मिलेगा, जो यू वेव है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा और एसटी सेगमेंट क्या होगा, डिप्रेशन होगा। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो जाएगा, क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन हो जाएगा। एंड लाइक अगर आप तब भी मेजर नहीं करोगे तो एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड लास्टली डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो ऐसे याद करना है, टी वेव में क्या होगा, टी वेव फ्लैट होगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, यू वेव प्रोमिनेंट हो जाएगा, एस्टिक सेगमेंट डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन हो जाएगा। सो ये आपको याद रखना है। एंड मैनेजमेंट आपको पता है, या तो हम ओरली देंगे या फिर हम आईवी के थ्रू देंगे। ओरल तो सिंपल है, ओरल थोड़ा सा जो हम पोटेशियम क्लोराइड देते हैं जिसको हम पोर्ट क्लोर सिरप बोलते हैं, वो थोड़ा अनप्लेजेंट होता है, तो हमें पेशेंट को बोलना है कि कुछ लाइक ऑरेंज या फिर ग्रेप जूस के साथ लेना है, ठीक है ना। बट अगर आप आईवी के थ्रू दे रहे हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव नेवर आईवी पुश, ऐसे लाइक 10 ml सिरिंज में भरा एंड पुश कर दिया, नो, कभी ऐसा नहीं करना है, पेशेंट सीधा ऊपर चला जाएगा। सो आईवी पुश नहीं करना है, कभी इंट्रामस्कुलर नहीं देना है, कभी सबक्यूटेनियस नहीं देना है। तो देना कैसे है, देना है हमें आइदर इन्फ्यूजन पंप के थ्रू, इन्फ्यूजन के थ्रू देना है, या फिर हमें डाइल्यूट करके देना है। जो पोटेशियम है उसको डाइल्यूट करके देना है, ठीक है ना। सो इन्फ्यूजन के थ्रू हमें कैसे देना है, लाइक 5 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर ही दे सकते हैं। मोर देन 20 हमें एक्सीड नहीं करना है, 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कम भी है तब भी आपको 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो कैसे डाइल्यूट करना है, यू हैव टू डाइल्यूट 1 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम इन 10 ml एटलीस्ट, है ना, ठीक है। जब पेशेंट पोटेशियम पेशेंट को जा रहा होगा तो यू हैव टू अप्लाई द कार्डियक मॉनिटर, आपको कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटर रखना है। एंड पोटेशियम जो इन्फ्यूजन है ना, अगर प्रेफरल से दे रहे हो तो फ्लेवाइटिस हो सकता है, वेन इरिटेशन हो सकता है, पेशेंट को बहुत पेन भी हो सकता है ना। सो यू हैव टू असेस फॉर फ्लेवाइटिस, ठीक है ना। एंड ऑल्सो यू हैव टू असेस इनटेक आउटपुट, है ना, रीनल फंक्शन के लिए। सो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हाइपरकैलेमिया की बात, हाइपरकैलेमिया सबको पता है 3.5 to 5 नॉर्मल है, तो मोर देन 5 क्या होगा, हाइपरकैलेमिया हो गया। इसमें ईसीजी चेंजेस की बात करें सो माइल्ड हाइपरकैलेमिया में क्या होगा, सबसे पहले
जो टी वेव है उसमें टी वेव क्या हो रहा था, फ्लैट या फिर इन्वर्टेड टी वेव था, है ना। यहाँ पे टी वेव कैसा है, टॉल नैरो सिमेट्रिकल टी वेव होगा। कैसा होगा, टॉल नैरो सिमेट्रिकल टी वेव, टॉल नैरो सिमेट्रिकल टी वेव होगा अगर माइल्ड हाइपरकेलेमिया है। 5.5 टू 6.5 अगर आपका पोटेशियम है। मॉडरेट बोले तो 6.5 टू 7.5 को हम मॉडरेट बोलते हैं। एंड उसमें क्या होगा, पी वेव क्या हो जाएगा, फ्लैटनिंग ऑफ पी वेव होगा। याद करो हाइपो में क्या हो रहा था, हाइपो में हमारा हो रहा था टी वेव फ्लैटनिंग हो रहा था या फिर इन्वर्टेड हो रहा था। बट यहाँ पे हाइपरकेलेमिया में क्या होगा, टी वेव कैसा हो जाएगा, टॉल टेंट शेप हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉल नैरो सिमेट्रिकल टी वेव होगा। मॉडरेट हाइपरकेलेमिया में पी वेव क्या हो जाएगा, फ्लैटनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड पी आर इंटरवल क्या होगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, वाइडनिंग हो जाएगा, सब कुछ प्रोलॉन्ग हो जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। ऐसे याद करना है, पी वेव बढ़ के मतलब फैल जाएगा तो फ्लैट हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी वाइडनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। पी आर इंटरवल भी क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तभी भी आप मेजर नहीं करोगे तो इन सीवियर केस लाइक मोर देन 7.5 पे पी वेव धीरे धीरे फैलते फैलते पूरा खत्म हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। एंड क्यू आर एस फर्दर वाइडनिंग होगा। एंड तभी भी आप मेजर नहीं करोगे तो आपको साइन वेव पैटर्न देखने को मिलेगा। इट मीन्स पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट या फिर वेंटिकुलर अरिथमियाज आ सकता है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड मैनेजमेंट आपको पता है, वी गिव इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए आपको 10 याद करना है। मतलब क्या है, 10% हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं इन 10 ml NS में देते हैं, ओवर 10 मिनट्स देते हैं। आई बस में 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट इन 10 मिनट्स इन 10 ml NS में, ठीक है ना। सो ऐसे ही याद करना है। सो ये हो गया। प्लस इन हाइपरकेलेमिया वन मोर थिंग, हाइपरटोनिक ग्लूकोज देते हैं प्लस रेगुलर इंसुलिन देते हैं। मतलब कि D50 डेक्सट्रोज में हम 10 यूनिट्स रेगुलर इंसुलिन मिक्स करके देते हैं। सो ये दोनों हमारा ट्रीटमेंट है फॉर हाइपरकेलेमिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको हाइपरकेलेमिया अच्छे से समझ में आ गया, हाइपरकेलेमिया का ईसीजी चेंजेस और उसका मैनेजमेंट। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा है क्या बोलते हैं, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग मुझे आपको बताना था, डेट इज पोटेशियम। आपको पता है पोटेशियम रिच डाइट देना है, ये सब तो आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। उसके बाद है हाँ दिस साइन, ये साइन मुझे बताना था आपको। देखो हाइपोकैल्सीमिया में दो साइन देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज द चोवोस्टिक साइन और सेकंड वन इज द ट्रोसियो साइन। देखो सी फॉर चोवोस्टिक होता है ना, चोवोस्टिक साइन मतलब सी फॉर चोवोस्टिक एंड सी फॉर चिक पे हम ऐसे टैप करेंगे ना तो ट्विचिंग ऑफ माउथ होगा, है ना। फेशियल नर्व पर आप ट्विच करोगे ना, ऐसे टैप करोगे तो ट्विचिंग ऑफ फेस होगा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जिसको बोलते हैं चोवोस्टिक साइन। एंड दिस इज द ट्रोसियो साइन, है ना। सो ये जिसमें कार्पल स्पेजम होता है। सो हाइपोकैल्सीमिया में ये दोनों साइन देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ड्रग कैलकुलेशन एंड प्लस एबीजी एनालिसिस। आई होप आपको ये दोनों चीज आता होगा अच्छे से। ड्रग कैलकुलेशन में 3 टाइप्स के फॉर्मूला होता है, तीनों टाइप्स के फॉर्मूला अगर आपको आता है देन वेल एंड गुड। एंड एबीजी एनालिसिस के हमारे लिए कॉम्पनसेटेड, नॉन कॉम्पनसेटेड, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, एसिडोसिस, अगर ये आता है देन वेल एंड गुड। नहीं आता है तो आप मुझे बता दो यू कमेंट में कि मुझे ये टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज करा दो, तो मैं रिवाइज करा दूंगी। बट अगर आपको आता है देन वेल एंड गुड, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एबीजी एनालिसिस फॉर नॉर्सेट मेंस एंड ड्रग कैलकुलेशन फॉर नॉर्सेट मेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों से एक एमसीक्यू आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, एबीजी तो एमएसएन और हमारा F1 को दोनों को कंबाइन करके वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। एंड ड्रग कैलकुलेशन ऑल्सो। सो प्लीज़ ये दोनों टॉपिक अच्छे से करके जाना। आता है देन वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करो, कमेंट करो, मैं ये टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल। मतलब इस टॉपिक में मैंने इतना बताया है एंड आगे जो बचा है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल।